देखिए, जहाँ तक रीजन्स का ताल्लुक है, क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो 11 अरकान पर मुश्तमिल है। उसमें एक जो रुकन है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कमेटी होती है, लेकिन वो एक्स ऑफिशियो है, उनका वोट नहीं होता। तो 10 जो बाकी रह जाते हैं उसमें आपको बताया कि दो जो है वो नॉमिनीज होते हैं पैटर्न वजीर आजम के। वो पहले मुस्तफ़ा रंदे साहब थे और ज़का अशरफ साहब थे। ज़का अशरफ साहब ने चूंकि उससे भी रिज़ाइन कर दिया, तो फिर उनकी जगह रिप्लेसमेंट जो आई है वो सैयद मोहसिन नकवी साहब की है, जो इस वक्त प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो हमने जो बाकी 8 हैं उनको नोटिफाई करना है। तो वो एक टेक्निकल सा इशू है। जैसे अपनी आपने निशानदेही की कि जो रीजन्स हैं उसकी को वैसे तो 16 रीजन्स हैं, लेकिन दो जो है वो अनरिप्रेजेंटेड है, उनके किसी वजह से कानूनी किसी पेचीदगी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सका। तो 14 ऑपरेशनल हैं इस वक्त, जो कि जिनके चेयरमैन मौजूद हैं। तो अब उनमें भी चूंकि ये एक 2017 के रेगुलेशंस हैं, उसके तहत ये एक रोटेशन पॉलिसी है, उसमें A B C D कैटेगरीज बनी हुई। तो इस वक्त जो उस रेगुलेशंस के मुताबिक जो है वो बारी आ रही है C कैटेगरी की। तो C कैटेगरी में भी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें एक जो पहले 2000 जो फिफ्थ मीटिंग में जो एक फैसला हुआ था, उसमें भी ये जब कंपोजिशन की जा रही थी, तो उस C कैटेगरी में आते हैं एबटाबाद, बहावलपुर, डेरा मुराद जमाली एंड लाड़काना। तो वो उस वक्त चूंकि एबटाबाद का इलेक्शन नहीं हुआ था और इसी तरह मुल्तान का भी नहीं हुआ था, तो वो जो पांचवी मीटिंग थी, जो फिफ्थ मीटिंग ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी, उन्होंने फिर डी कैटेगरी से दो उसमें शामिल कर लिए थे। एबटाबाद की जगह AJK और मुल्तान की जगह बहावलपुर। लेकिन अब चूंकि एबटाबाद जो है उसका भी इलेक्शन हो चुका है, उसी एनोलॉजी को हो सकता है हम कंसिडर कर लें कि उसको कैरी किया जा सकता है। और चूंकि मुल्तान जो है उसका भी इस वक्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो हम देखेंगे, उसमें हम प्रोसेस में है कि क्या बेहतर है कि हम डी कैटेगरीज में से कोई ले लें। उसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ना हो, तो हमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि मुल्क के तमाम हिस्सों की नुमाइंदगी इसमें हो। तो वो हमारे जहन में पेश नज़र है। तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी 4 हैं, लेकिन उसमें भी अब काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। एक दो तीन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस वक्त PCB के उसमें नहीं है। तो उसमें इस 3 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। चौथे को हमने देखना है कि क्या उसको किसी और कैटेगरी में से लाना है या नहीं लाना। लेकिन वो एक टीडियस सी एक्सरसाइज है। बज़ाहिर तो ये 10 लोगों का, बल्कि 2 तो आ चुके हैं, 8 लोगों को जो हमने कॉन्स्टिट्यूट करके नोटिफाई करना है। उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। उसमें मैं खुद देख रहा हूँ, हमारी लीगल टीम भी है, हमारे कंसल्टेंट भी हैं इलेक्शन कमीशन के। उस पर हम एक पूरा एक काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि एक दो दिन में, कल तक शायद, हम मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म कर देंगे और हम मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उसको नोटिफाई कर देंगे। और जैसे नोटिफाई हो जाएगा तो फिर उसका इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान हो जाएगा। उसमें हमारा वो डोमेन नहीं है, क्योंकि जो वेटरन है PCB के, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और वो फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं है। उनको कैबिनेट से भी मंजूरी की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, वो चूँकि बाय डेजिग्नेशन वो है। तो उन्होंने ये तकर्रुर किया, चूँकि उनकी डोमेन में दो मेंबर्स नॉमिनेट करने के हैं। एक, जैसे मैंने बताया, मुस्तफ़ा रंदे साहब है। दूसरे जो हैं वो ज़का अशरफ साहब के रिज़ाइन की वजह से सेकंड उन्होंने जो नॉमिनेशन की है वो मोहसिन नकवी साहब की है। अब मोहसिन नकवी साहब, नो डाउट कि वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आईने जो हमारा PCB का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एज सच कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या कोई भी मिनिस्टर प्रोविंशियल या जो भी हो, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता अपने वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के इनकम्बेंसी के दौरान, या प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी है। लेकिन चूंकि ये जो चेयरमैन PCB का होता है, ये कोई एज सच इसको आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी कोई तनख्वाह नहीं है एज सच, कोई इसकी या इसको सर्विस में भी नहीं काउंट किया जा सकता। हाँ, वो कुछ बरात जो है वो हर ऑफिसर की बशमूल चेयरमैन की ज़रूर होती है,
उनकी ट्रेवलिंग में उनकी प्रिविलेजेस हासिल हैं, डीएज वगैरह हैं, लेकिन एज सच मेरे ख्याल में कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है कि जो कि कहीं पे कन्फ्लिक्ट कर जाए। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी भी तो फिर वो उसको देखा जाएगा बाद में। क्योंकि अगर कोई ख़ास वजह ना हो तो ये ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो जहाँ पे इलेक्शन ना हो सकते हो, लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर जो है आईने पीसीबी के तहत उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सबसे पहले ये काम करना है और उसको इलेक्शन करवाना है। अब चूंकि जिस वक्त मुजवरी तैनाती हुई उस वक्त एमसीबी थी और सब कुछ था, लेकिन वो मैंने बताया कि वो स्टे की वजह से वो उस वक्त भी डिले हुआ, क्योंकि वो इलेक्शंस अपने स्टिपुलेटेड टाइम में होने हैं। वैसे जो इसकी शिक है वो ये है कि अगर नॉर्मली अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मौजूद है और एक परमानेंट चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनकी एक्सपायरी से कोई मेरा ख्याल है 4 वीक्स पहले और इसी तरह उनकी एक्सपायरी के 4 वीक्स के बाद ये मैंडेटरी है कि उसका इलेक्शन होना लाजमी है। और अगर किसी वजह से वो इलेक्शन ना हो सके, कोई भी फर्ज करें कि स्टे आ जाए, तो फिर उस सूरत में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो उस वक्त तक चेयरमैन रहेगा जब तक कि इलेक्शंस कंडक्ट ना हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि मेरे पास और कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि मैं फौरी तौर पर बीओजी को कॉन्स्टिट्यूट करके उसको जल्द अज जल्द इलेक्शंस करवाऊं, क्योंकि उस टाइम से हम आगे जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें कोई ऐसा हर्डल नहीं है। तो मैं आपकी वैसे बात ठीक है कि वो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इलेक्शन जनरल इलेक्शंस 8 को होने वाले हैं, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है उसमें भी कोई किस दिन दरकार होते हैं या 3 वीक्स, तो ये 3rd वीक ऑफ फरवरी तक जो है ये सेटअप रहेगा। उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो टेक ओवर कर लेगी। ये भी आपने जो बात की कि ये पहले प्रैक्टिस रही है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो बीओजी को या चेयरमैन को डिसॉल्व करके अपने लोग ले आती। मेरा ख्याल है कि अब चूंकि इस पे इतनी लिटिगेशंस हाई कोर्ट से हो चुकी हैं, अब ये हाई कोर्ट्स वगैरह ने भी डिटरमिन कर दिया कि आप चीज़ों को ज़्यादा लंबे अरसे से ज़्यादा खींच भी नहीं सकते, और अगर ऐसी एक्सरसाइज हुई तो उस पर भी जुडिशल रिव्यू कोर्ट्स का मौजूद है। तो ये मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा कि अगर ये वक्त अगर 8 से पहले इलेक्शंस हो जाते हैं और नोटिफाई हो जाते हैं, तो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट जो है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि एक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक बीओजी कॉन्स्टिट्यूट हुई हुई, और वो भी 3 साल के लिए बीओजी है और चेयरमैन भी 3 साल के लिए, तो फिर उसको सेट असाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये एक कंटिन्यूटी ये हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए कि ये ट्रेंड ख़त्म हो कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो है वो एक इलेक्टेड बीओजी को और इलेक्टेड चेयरमैन को जो है वो ना करे, डिसॉल्व ना करे, बल्कि उसको चलता रहने दिए। और उसकी वजह यह है कि इन इनकन्सिस्टेंसीज की वजह से ही हमारा ओवरऑल पीसीबी की कारकर्दगी, और फिर डेफिनेटली पीसीबी जो है वो तो रिवॉल्व कर रही है आपके खिलाड़ियों के ऊपर, तो फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन कर जाता है नीचे तक। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कुछ करता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उस पर हम काम कर रहे हैं और काफ़ी काम हमने कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अगर हम वो कल उसको कंप्लीट अगर कर लेते हैं, तो अब कल हम अगर उसको नोटिफाई कर देते हैं, तो फिर तो हम एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका इलेक्शंस करवा सकते हैं, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि वो बीओजी कब कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसमें अगर थोड़ा सा डिले हो तो ये इसके भी इम्कानात हैं कि हम उसको 8 से पहले भी इनेकाद कर सकते हैं और 8 से थोड़ा सा बियॉन्ड भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे जहन में कोई 8 फरवरी का कोई बेंच मार्क नहीं है। हमने अपने जो पीसीबी का आइन है उसकी प्रोविजंस को एडहेयर टू करना है।